Hello everyone, welcome to CUET Civil Staff YouTube channel and warm welcome to today's class. तो आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर और सॉल्यूशन चैप्टर की बच्चों ये सेकंड क्लास है फॉर CUET प्लस योर 12th बोर्ड एग्जाम्स. ओके, सो आई होप दैट एवरीथिंग इज ऑडिबल एंड विजिबल टू यू. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास एवरीवन. सॉल्यूशन में पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हमने पहले क्या डिस्कस किया था. ओके, सो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं और दिस इज द रोड मैप. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. तो सॉल्यूशन में हमने कंसंट्रेशन टर्म बच्चों डिस्कस की थी, रिमेंबर. तो अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए हैं लास्ट के लेक्चर देन प्लीज रिवाइज इट. और अगर अभी तक देखा नहीं है तो इस क्लास के बाद आप सॉल्यूशन फर्स्ट का लेक्चर भी आपको देखना है. ठीक है, उसी के बाद ये वाली चीजें आपको समझ में आएंगी. तो व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार कि कंसंट्रेशन टर्म्स में सॉल्युबिलिटी हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मास परसेंटाइल, व्हाट इज मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैलिटी, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन. तो जितनी भी ये कंसंट्रेशन टर्म्स थी बच्चों वो हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा रोड मैप क्या है, दैट इज नॉर्मेलिटी हम लोग पढ़ेंगे, देन सॉल्युबिलिटी, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन यानी कि हेनरीज लॉ हम पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, देन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. तो ये सब हमारा आज हम कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. अगर हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की कि नॉर्मेलिटी क्या होती है. सो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व है इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम बोलते हैं नॉर्मेलिटी. ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी. अब हम यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट. ओके, सो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बच्चों ये डिफरेंस होता है. सो वी विल से दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, सो वी विल से दैट नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है. ये क्या है बच्चों, वॉल्यूम है. ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट एन और दिस इज कैपिटल एन. सो वी विल से हियर कि अगर हमें ये बताना हो कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या कोई रिलेशन है, तो देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी एंड दैट रिलेशन इज एन इज इक्वल टू एम इंटू एन. और जहाँ पे ये एन है दैट इज द एन फैक्टर. अब मोलैरिटी जो है दैट इज n is the number of equivalents. This is also a formula n1 v1 is equals to n2 v2. जब हम क्या करते हैं, 2 से 1 या 1 से ज़्यादा हमें सॉल्यूशन मिक्सचर दिया हुआ है और हमें नॉर्मेलिटी एक सॉल्यूशन की दे दी, वॉल्यूम एक सॉल्यूशन का दे दिया और हमें दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पूछी गई है या वॉल्यूम पूछा गया है, तो बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मूला कौन सा बनकर आएगा, दैट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस. ओके, दैट इज द मास गिवन इन द ग्राम. ओके, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इनटू क्या हो जाएगा, दैट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आता है, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. सो दिस इज आर फॉर्मूला जो कि हम यूज करने वाले हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द नॉर्मेलिटी. ओके, नाउ नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ. अगर मुझे बनाना है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl ओके इज dissolve in 250 ml of solution. तो नॉर्मेलिटी क्या होगी, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है. नाउ हाउ वी विल फाइंड आउट, हम सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी.
So normality is equals to the mass given in gram divided by equivalent weight into वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास दिया गया है बच्चों, देखो 10 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट अभी हमें नहीं पता, हम फाइंड आउट करेंगे. और वॉल्यूम इसमें लिया है 250 ml. अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको. रिमेंबर यू हैव टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू लीटर. तो उसके बाद क्या आएगा जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट. क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट. तो इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है दैट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, और आप इसे यहाँ पे एन भी लिख सकते हो. ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो एक्स फैक्टर या एन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज फॉर एन आयन. लाइक अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो उस पर जो चार्ज होगा वो उसका एक्स फैक्टर होगा. अगर हम एनायन की बात करते हैं तो उस पर जो चार्ज होगा वो उसका एक्स फैक्टर होगा. ठीक है, तो एक्स फैक्टर यहाँ पे अगर हम NaCl का देखें तो NaCl में क्या प्रेजेंस है, Na प्लस फॉर्म में होता है, Cl माइनस फॉर्म में होता है. यानी कि सोडियम पे भी +1 चार्ज है, क्लोरीन पे भी -1 चार्ज है, यानी कि एक्स फैक्टर इज इक्वल्स टू 1. तो जब आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे बच्चों तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl 23 एंड क्लोरीन का होता है 35.5. ओके, तो आप जब इसे काउंट करोगे, जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 55.5. तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और हम आराम से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले मोलर मास निकालो. मोलर मास को यानी मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करना है आपको एक्स फैक्टर से. एक्स फैक्टर अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है. अगर हम किसी एसिड के लिए बात करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड. ठीक है, इस तरीके से एक्स फैक्टर अलग अलग टाइप का होता है. तो दैट इज द नॉर्मेलिटी एवरीवन. उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी. व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी होता क्या है, हमने कोई जर्नली अगर हम बोले कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी के लिए सपोज हमने एक बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने एक सॉल्वेंट डाला. क्या डाला है, सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट क्या है, H2O. ठीक है, अब अगर इसके अंदर मैं एक सॉल्यूट ऐड करती हूँ, ठीक है, क्या डालूंगी मैं इसमें, सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन अ सॉल्यूशन, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं. और ऐसे सब्सटेंस जो कि ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन अ सॉल्यूशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट. तो अब आपने जब ये सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि कैपेसिटी या सॉल्युबिलिटी इज अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन की कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो पाएगा. जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकता है उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है. ठीक है, यानी अगर हम बोले कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो टेंडेंसी टू बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट कितना ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं दिस वन, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, इट्स अ केमिकल प्रॉपर्टी रिफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की एक एबिलिटी, दैट उस सब्सटेंस को बोलते हैं सॉल्यूट. तो सॉल्यूट कितना डिसॉल्व हो सकता है एक सॉल्वेंट के अंदर, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी. अभी आपको मैंने बताया ही है कि सॉल्युबिलिटी एक एबिलिटी होती है कि एक सॉल्यूट कितना ज़्यादा एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी. ठीक है, नाउ
इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इसको हम एक्सप्रेस ऐसे करते हैं दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट नोन एज सॉल्युबिलिटी. That means maximum amount of solute that can dissolve in a specific amount of solvent, उसे हम क्या कहते हैं? Solubility. So solubility is influenced by factor जैसे कि temperature, pressure and nature. ठीक है, मतलब सपोज करो कि आपने एक बीकर लिया है, उसके अंदर आपने कोई सॉल्यूट डाल दिया. नॉर्मल आप उसे किसी भी टेम्परेचर पे, अभी आप उसे हीट नहीं दे रहे हो, गर्म नहीं कर रहे हो, आप उसे स्टिर कर रहे हो. तो आपने जब उसको स्टिर किया है, मिलाया है, उसके बाद आपने देखा कि वो डिसॉल्व नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही आपने उसको थोड़ी सी हीट दी तो क्या हुआ? वो मॉलिक्यूल उसमें डिसॉल्व होने लग गया, यानी कि उसके अंदर अब वो सॉल्युबल है. तो उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही? ये रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं हुआ था, सॉल्युबल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो वो क्या होने लग गया? सॉल्युबल हो गया. समझ में आया? तो ये हम कह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर होते हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब डिपेंड करते हैं. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. नेक्स्ट, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो दिस इज अ सॉल्यूट. जब हमने उसे किसी सॉल्वेंट में डाला तो क्या मिलता है हमको? सॉल्यूशन. ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिस इज अ सॉल्वेंट, और जब हमने इसको इसमें डाला तो हमें क्या मिला है? सॉल्यूशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज, अब दो टर्म्स आपको और पता होनी चाहिए, दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? बच्चों, वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने सॉल्यूट डाला और वो डिसॉल्व हो रहा है. दिस इज अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. जैसे आपने डिसॉल्व करना स्टार्ट किया, आफ्टर सम टाइम एक ऐसी कंडीशन आती है कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. और ज्यादा पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो अनसैचुरेटेड जिसमें आप सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो. सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि जिसके अंदर की और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, उस सॉल्यूशन का एक सैचुरेशन पॉइंट है, उसके बाद उसमें और ज्यादा डिसोल्यूशन आप नहीं कर सकते. ठीक है, एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सुपर सैचुरेटेड क्या होता है? मान लो कि सैचुरेटेड बन चुका है और आप अभी भी उसमें डिसॉल्व किए जा रहे हो, तो वो उसमें तो डिसॉल्व होगा ही नहीं, लेकिन जो ऑलरेडी डिसॉल्व सॉल्यूट है वो भी उसके अंदर क्रिस्टलाइज होके बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा. इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, नाउ जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो आपने क्या करना है? आपने लेनी है एक फ्लास्क और उसमें आपने क्या किया? पानी डाला है. ठीक है, वाटर आपने डाल दिया. दिस इज द वाटर. अब अगर बच्चों आप इसके अंदर डालोगे शुगर क्रिस्टल्स, जैसे कि ये छोटे छोटे शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि चीनी, तो जब आपने इसके अंदर शुगर डाली तो शुगर आपने पानी के अंदर ऐड करना स्टार्ट करिए. आप उसके अंदर स्टिर कर रहे हो, आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि चीनी पानी में घुलता जा रहा है. ठीक है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम एक ऐसा पॉइंट आता है कि ये जो चीनी है इस पानी में और ज्यादा घुलने बंद कर देती है ना? तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं सैचुरेटेड, कि भाई हमने शुगर वाटर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया है, अब इससे ज्यादा इसके अंदर हम सॉल्यूट को सॉल्युबल नहीं कर सकते, है ना? तो वो तो हो गया सैचुरेटेड. आप अभी भी इस सॉल्यूशन के अंदर डालते जा रहे हो, फिर क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जो इसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व है वो भी जब सेपरेट आउट क्रिस्टल फॉर्म में दोबारा बाहर निकल के आता है, तो उसे कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ क्या होता है? देखो, हेनरी का जो लॉ होता है वो ये बताता है, हेनरीज लॉ, कि
अगर हम किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात करते हैं एक लिक्विड की, ठीक है, हेनरीज लॉ बोलता है, आपको ये एक बीकर दिख रहा है, इसके अंदर बच्चों आपको क्या दिख रही है, एक गैसेस के छोटे छोटे बबल्स दिख रहे होंगे, ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर गैसेस के छोटे छोटे बबल्स प्रेजेंट हैं होंगे, और ये यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है, ये क्या है, लिक्विड, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो गैस उसके अंदर प्रेजेंट है, कंटेनर के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, क्या ये गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं? क्या लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो सकती है? कितने अमाउंट तक डिसॉल्व हो सकती है? व्हाट आर द कंडीशंस कि गैस पानी में डिसॉल्व हो पा रही है? ये सारी चीजें कौन बताता है हमको? हेनरीज लॉ बताता है। That Henry's law explain us about the solubility of gas in the liquid phase. समझे? यानी कि अगर मुझे ये डिस्क्राइब करना है, समझाना है कि कोई भी गैस पानी में डिसॉल्व हो रही है तो कितने मात्रा तक होगी, उसकी हम सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सब हेनरी ने बताया था, तो उसे हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरी के अकॉर्डिंग क्या था कि मास ऑफ अ गैस m, mass of a substance that we want to dissolve in the liquid. So mass of the gas जो हमें dissolve करना है liquid में, that is proportional, किसके proportional होता है? To the directly proportional to the pressure of the gas in the liquid. यानी कि solution के अंदर जब आप गैस पे प्रेशर बढ़ाते हो तो वो गैस उतनी ही ज्यादा पानी में डिसॉल्व हो जाती है, सॉल्युबल हो जाती है, इसे ही हम हेनरीज लॉ कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, मतलब यानी कि हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये पिस्टन दिखाई दे रहा है आपको, ये पिस्टन बच्चों एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है P1। तो जब इसका प्रेशर P1 था तो इसके अंदर लिक्विड में इतने मॉलिक्यूल छोटे छोटे गैस प्रेजेंट थे, यानी कि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 20 मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिसॉल्व है। जब हमने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, अब हमारा प्रेशर कितना हो गया है, P2, इस लेवल तक हमने पिस्टन को दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो हमारा जो प्रेशर था बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनका वॉल्यूम कम हो गया, अब उन्हें जगह नहीं मिल रही घूमने के लिए, तो वो क्या करेंगे, पानी के अंदर घुलना स्टार्ट कर देंगे, वो पानी में उतना ही ज्यादा सॉल्युबल होंगे। आप देख सकते हो पानी के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल के नंबर क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल इन द लिक्विड फेज इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज द प्रेशर। तो इसका मतलब कि जो जितने भी हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। आप जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा गैस पानी में डिसॉल्व होगी, है ना। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, बताओ, आप लोग देखते हो अपने डेली लाइफ में, आप लोगों ने जो कोल्ड ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को कभी ओपन किया है? ऑफ कोर्स किया होगा। तो जब आप उसे खोलते हो तो उसमें से गैस बाहर निकलती है, फिश साउंड हमें आता है, और ज़्यादा हमने शेक कर लिया तो क्या होगा कि जो गैस है वो बबल फॉर्म में बहुत ज़्यादा फाउंटेन के रूप में बाहर निकलती है। जो गैस बाहर निकल रही है दैट इज CO2 गैस, दैट इज CO2 गैस। उसको बच्चों हायर प्रेशर पे उस सोडा वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर उस CO2 गैस को बहुत हाई प्रेशर पे दबा के कंप्रेस करके डिसॉल्व किया जाता है, सॉल्युबल किया जाता है। अब आप जैसे ही वो लिड ओपन करते हो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की, तो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कम है, और जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जो प्रेशर भरा हुआ है वो ज्यादा है, तो गैस क्या करेगी, बाहर निकलेगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। हमेशा गैस का यही फ्लो होता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वो गैस क्या करेगी, प्रेशर कम हो रहा है तो वो बाहर निकलेगी, और तब तक ये बाहर निकलती है जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपके लिक्विड का प्रेशर बराबर ना हो जाए, ठीक है। ये रीजन होता है। तो ये हेनरीज लॉ को फॉलो करता है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन करने पे गैस बाहर निकलती है और फिर साउंड हमें सुनाई देता है, ठीक है। ओके, नाउ
if the m is the mass of the gas dissolved in a unit volume of the solvent and p is the pressure of the gas in equilibrium with the solution, that m is proportional to p and m is equals to k dot p. और यहाँ पे k h भी आपको दिखेगा. This is k is the proportionality constant और इसे हम हेनरीज कांस्टेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो दैट इज दिस. तो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, आपको ये याद रखना है. हेनरीज लॉ में ऑल्सो बी स्टेट एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid at a particular temperature directly proportional to the pressure of the gas in the solution. यानी कि इस लॉ को आप दो तरीके से बोल सकते हो, एक तो मास बोल दो या आप सॉल्युबिलिटी बोल दो. दैट सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू P एज इज इक्वल्स टू KHP. दोनों एक ही बात है ना. जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो, अगर उसका मास की बात करें कि मास ऑफ द गैस विच इज डिसॉल्विंग, दैट इज द सॉल्युबिलिटी. यही तो सॉल्युबिलिटी है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस पानी में डिसॉल्व हो रहा है, वो उस गैस की सॉल्युबिलिटी है. तो एस भी लिख सकते हैं और मास एम भी लिख सकते हैं. ओके, सो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर के फॉर्म में, तो एक और इसका जो लुक होता है, इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है हेनरीज लॉ को, दैट pressure of the gas is proportional to the mole fraction of that gas. In terms of mole fraction भी हम इसको बता सकते हैं. और mole fraction क्या होता है? But number of moles upon total number of moles, यही mole fraction है. तो उस गैस के कितने मोल डिसॉल्व होंगे वो डिपेंड करता है उस गैस के प्रेशर पे. तो इसलिए P इज प्रोपोर्शनल टू X, एक्से या काई भी बोलते हैं इसको, दैन मीन्स, और यहाँ पे KH आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट. ठीक है, एक्से क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द मोल डिसॉल्व इन द लिक्विड. PA क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड. तो कंसंट्रेशन मतलब मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. नाउ एप्लीकेशन ऑफ द हेनरीज लॉ. एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो एक कॉमन वेरी कॉमन एग्जाम्पल है दैट नाइट्रोजन बैंड्स. आपने सुना होगा इसके बारे में, नाइट्रोजन बैंड्स. नाइट्रोजन बैंड्स क्या होते हैं? जो स्कूबा डाइवर होते हैं, जो कि डीप सी स्कूबा डाइवर जो कि डीप सी डाइविंग करते हैं, है ना, बहुत ही पानी के नीचे गहराई में जाके जो डाइव करते हैं, तो उनको नाइट्रोजन बैंड फील होता है. देखो, जब हम सरफेस पे हैं, पानी के ऊपर वाले सरफेस पे हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते हो, जो प्रेशर होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है, गैस का जो प्रेशर होता है वो भी बढ़ता जाता है. दैट मीन्स जो गैस पानी में डिसॉल्व है उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है, और हमारे ब्लड से क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है. यानी हम नीचे जा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड में जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, और बाहर के एनवायरनमेंट में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है गैसेस का. तो जो गैस होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है, हम जानते हैं. तो वो क्या होता है, वहाँ पे जो प्रेशर में डिफरेंस होता है, इस वजह से क्या करते हैं, हमें वहाँ पे सांस लेने में प्रॉब्लम आती है. तो हम सिलेंडर लेके जाते हैं, अपना लेके जाते हैं. और देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, स्कूबा डाइवर्स ब्रीथ एयर दैट इज मिक्स्ड विद हीलियम गैस. तो हम क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस मिक्स वाला सिलेंडर देते हैं. रीजन क्या है? हीलियम जो है इज लेस सॉल्यूबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन जो होती है ब्लड में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल हो जाती है ऑक्सीजन से भी. तो इस वजह से हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन हम हीलियम भर के देते हैं सिलेंडर में, जिससे कि मेन गैस है एयर में. अब हवा, अगर हम बात करें कि हम ब्रीथ क्या कर रहे हैं, हम ये सिलेंडर लेके जा रहे हैं, इस सिलेंडर में क्या है? एयर. एयर में क्या है? हम ऑक्सीजन चाहते हैं, लेकिन हवा में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है. नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन गैस को हम ब्रीथ ना करें, इसलिए हम उसमें हीलियम मिला देते हैं. ठीक है, which can occur when nitrogen bubble form in the blood as a diver ascends. जैसे जैसे ड्राइवर पानी में नीचे जाता है, फिर जैसे जैसे नीचे से ऊपर आता है, नाइट्रोजन बबल बनते हैं हमारी ब्लड के अंदर. जब वो सरफेस पे आता है, देन सॉल्युबिलिटी ऑफ द नाइट्रोजन इन ब्लड डिक्रीजेस. जैसे जैसे ऊपर आएगा, नीचे जा रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है,
और जैसे जैसे ऊपर आ रहा है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है. देन ब्लड कैपिलरी गेट्स ब्लॉक्ड बाय नाइट्रोजन गैस एंड डाइवर्स फुल लॉट ऑफ पेन विच मेडिकल कंडीशन इज नोन एज ब्लाइंड्स. तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हीलियम गैस का यूज करते हैं. नेक्स्ट लॉ इज एवरीवन रॉल्स लॉ. तो जो रॉल्स लॉ है वो क्या बताता है हमको, द कॉमन मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ इज P is equals to pressure of solution is equals to mole fraction into pressure. यानी कि observed vapor pressure of the solution P solution, it is the mole fraction of the solute and it is the solvent का pure क्या है, vapor pressure. तो पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि vapor pressure क्या होता है. क्या होता है vapor pressure? देखो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ अभी लिक्विड डाला है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये एक लिक्विड है और मैंने बोला कि ये है प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट मान लो, प्योर सॉल्वेंट ए. क्या है, प्योर सॉल्वेंट ए. अब इस प्योर सॉल्वेंट ए की लिक्विड फेज क्या है, लिक्विड फेज. अब इस लिक्विड फेज के जो वेपर्स में कन्वर्ट होती रहते हैं, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पे कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं. तो ये जो मॉलिक्यूल है ये किसके मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, लेकिन किसमें है, वेपर फेज में. किसमें है, वेपर फेज में. अब क्या होता है, ये जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं ये इस लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर लगाते हैं, ठीक है. ये जितने भी वेपर यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये जो सॉल्वेंट था लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में, और ये गैसियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक प्रेशर जनरेट करते हैं एट द लिक्विड सरफेस, जिसे हम बोलते हैं वेपर प्रेशर, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये चीज. अब जब वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर इस सॉल्वेंट में कोई दूसरा सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ओनली एक प्योर एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज ए, तो इसे बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है, और ये जो सॉल्वेंट है बच्चों ये है वॉलेटाइल. क्या है, वॉलेटाइल. वॉलेटाइल का मतलब होता है इसे आप एवेपोरेट कर सकते हो, जब आप इसे हीट दोगे या थोड़ी देर बाद इसके मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें हम वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं. डन. अब जब मैं इसके अंदर क्या कर रही हूं, मैं इसके अंदर ये पहले अकेला था, इसमें मैंने दूसरा कंपोनेंट डाला है बी. क्या डाला है, दूसरा कंपोनेंट मैंने इसमें डाल दिया बी. अब क्या हो गया, ये जो है ये भी क्या है, वॉलेटाइल है. ये तो पता होना चाहिए आपको कि वॉलेटाइल है या नहीं, यानी कि गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं. तो यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है. तो यहाँ पे जो वेपर्स क्रिएट होंगी, ये वेपर्स ए और बी दोनों से मिलके बनी है, दोनों से मिलके बनी है. यानी कि यहाँ का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो क्या बोलेंगे, दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. टोटल ओवरऑल सॉल्यूशन को वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है ए एंड बी. समझ में आया. और अगर मैं बोलूं कि मुझे इन दोनों में पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर. यानी कि जब एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है तो जो इंडिविजुअल उसका अकेले का जो प्रेशर लग रहा है, इस टोटल प्रेशर के अंदर मॉलिक्यूल ए का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए. क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर. इसी तरीके से मैं पी भी लिखूंगी तो ये क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी. यानी टोटल वेपर प्रेशर में से
कंपोनेंट बी कितना वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, लगा रहा है, इसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पे जब रॉल्स लॉ क्या बोलता है, रॉल्स लॉ स्टेट करता है, बोलता है कि दैट एट इक्विलिब्रियम पर जो टोटल पार्शियल प्रेशर होता है ए का, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। यानी कि जो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए। ठीक है, यानी कि जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। किसने बोला, राउल्स ने। ठीक है, सो दिस इज द राउल्स लॉ एवरीवन। नाउ तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमें मिलेगा पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। ये क्या है पी ए नॉट, दिस इज द वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ए। यानी कि ये क्या है, प्योर वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का। ठीक है, ये क्या है, इसका पार्शियल प्रेशर है, और ये क्या है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए कंपोनेंट के लिए, इसी तरह हम लिख सकते हैं बी कंपोनेंट के लिए। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा राउल्स लॉ। क्लियर। नेक्स्ट, दो टाइप के सॉल्यूशन आपने पढ़ने हैं, एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन, एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हम एक थ्योरी पता कर लेते हैं कि आइडियल का क्या मतलब है। आइडियल गैस पढ़ा है हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में कि आइडियल गैस वो गैस होती है जिसका अभी कोई अपना वॉल्यूम नहीं होता, इन गैसेस के अंदर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता। ठीक है, यानी कि आइडियल गैस की जब बात की जाएंगी तो ये सारी गैसेस फॉलो करती हैं इस इक्वेशन को, जिसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। बोलते हैं आइडियल गैसेस आर द गैसेस जो कि फॉलो करती है पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो वो सारी गैसें जो इस रूल को फॉलो करती है उन्हें हम आइडियल गैस कहते हैं। और आइडियल गैसेस में बोला माना जाता है, अज्यूम किया जाता है, बिकॉज ये हाइपोथेटिकल होती है आइडियल गैसेस। इन रियलिटी आइडियल गैसेस बिलोंग नहीं करती हैं, रियल गैसेस बिलोंग करती हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कि आइडियल गैस वो गैसेस होती हैं जिनके अंदर आपस में किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं होता। यानी कि ये गैस आपस में एक दूसरे में किसी भी तरीके के अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ी नहीं होती, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें आइडियल गैस के बारे में बोली जाती हैं। जबकि हम जानते हैं कि हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है, इन द रियल गैसेस ही पाई जाती हैं, आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे बच्चों, आपने सब कुछ पढ़ना है, तो आप गैस को आइडियल मानकर ही यहाँ पे पढ़ोगे, जब तक कि मेंशन करके नहीं देता कि रियल गैस की बात हो रही है ना। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन मे बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज और कंसंट्रेशन। यानी कि गैस किसको फॉलो कर रही है? आइडियल गैस इक्वेशन को। आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे? जो कि राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन के अब एग्जाम्पल देखते हैं। Ideal solutions are quite rare, but some solutions are nearly ideal in the behavior. Example है बेंजीन एंड टोलून। अब आप लोग कैसे पहचानोगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो बच्चों इसकी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो ऐसे आपको दो सॉल्यूशन देखने हैं जिनकी पोलैरिटी सेम होती है और जिनकी साइज सेम होता है। यानी व्हाट यू हैव टू चेक कि आइडियल सॉल्यूशन अगर मुझे पहचानना है तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके तो देख नहीं सकते। व्हाट यू नीड टू कीप इन योर माइंड की सिमिलर साइज होनी चाहिए, दोनों सॉल्यूशंस की सिमिलर साइज होनी चाहिए। दूसरा, उन दोनों का
पोलर नेचर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पोलर नेचर दोनों का सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन आपको मिल रही हैं तो वो सॉल्यूशन आइडियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं बेंजीन एंड टोलुइन। बेंजीन एंड टोलुइन बच्चों, बेंजीन होता है C6H6 एंड टोलुइन होता है C6H5CH3, यानी कि दिस इज द बेंजीन एंड दिस इज द टोलुइन। इन दोनों को अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होता है, ऑलमोस्ट इनका साइज क्या होता है? सिमिलर होता है। ठीक है, तो साइज वाला कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा है पोलर नेचर, यानी कि बेंजीन भी नॉन पोलर होता है, टोलुइन भी नॉन पोलर होता है, तो इनकी साइज भी सेम हो गई है, पोलर नेचर भी सेम हो गया है। दैट मीन्स दे कैन मेक एन आइडियल सॉल्यूशन। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है दैट विच सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऐसे ही अपना ऑप्शन क्या करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन से बच्चों, ओपन चेन। एन-हेक्सेन मतलब दिस टाइप 1 2 3 4 5 6, और एन-हेप्टेन क्या हो जाएगा? 7 कार्बन वाला 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के हैं, ये दोनों ही नॉन पोलर है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, देन ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन। ब्रोमोइथेन एंड आयोडोइथेन। ब्रोमोइथेन क्या है? जैसे कि यहाँ पे लिख रही हूं CH3 CH2Br एंड CH3 CH2 आयोडीन। ये है आयोडोइथेन, ये है ब्रोमोइथेन। ये दोनों क्या है? आपस में आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं जब हम इन्हें मिक्स करेंगे। वाई? इन दोनों की सिमिलर साइज है, इन दोनों में क्या है? पोलैरिटी सेम है। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन बनाने का क्या मतलब है? जब आपने मिक्स कर दिया तो आइडियल सॉल्यूशन बनाने का क्या मतलब है? देखो, आइडियल सॉल्यूशन बनाने का मतलब होता है कि हमने एक मिक्सचर लिया है, ये स्पीशीज ए, एक सब्सटेंस ले लिया ए, एक सब्सटेंस ले लिया बी। तो इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो आपको एक आइडियल मिक्सचर मिलता है। आइडियल मिक्सचर का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी नई इंटरेक्शन नहीं हुई है, यानी कि जितना अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों में सेपरेटली था उतना ही अट्रैक्शन फोर्स अब इनके अंदर प्रेजेंट है। कोई भी नई टाइप की इंटरेक्शन नहीं हुई है, दोनों आपस में इक्वल होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जस्ट लाइक दैट, नीचे आप देखो, ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ये कैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन है बच्चों? जब आपने ए और बी को आपस में मिक्स किया, जब आपने ए और बी, अब सपोज ये है A2 और ये है B2 और आपने यहाँ पे बनाया AB, तो ये नए कंपाउंड बने हैं। इन सब की इंट्रैक्शन आपस में बराबर है, यानी कि जितना फोर्स इसमें है उतना ही इसमें प्रेजेंट है, उतना ही इसमें प्रेजेंट है। लेकिन जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इन दोनों में कोई इंट्रैक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, सब दूर दूर प्रेजेंट है। लेकिन जब नया इंट्रैक्शन होती है, यानी AB जब बनेगा, तो ये नई इंट्रैक्शन डिफरेंट होगी देन द ओल्डर इंट्रैक्शन। डिफरेंट इन द सेंस, ज्यादा आपस में ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है और ज्यादा थोड़ा दूर भी हो सकता है, मतलब चेंज आ जाएगा थोड़ा। प्योर आइडियल नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स उनमें डेवलप हो जाता है, नई बॉन्डिंग बन जाती है, इसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये तो हो गया, हमने आपको समझा दिया एज अ टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। अब होता क्या है? तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होते, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते। ठीक है, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है। कंपैरिजन करते हैं, देखो इनके अंदर जब हम आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन में force of interaction in the solution are same as in the pure component A। ठीक है, यानी कि मैंने आइडियल सॉल्यूशन बनाया, AA लिया, BB लिया और नया
सॉल्यूशन बना दिया ए बी। ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए बी के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज इक्वल्स टू ए एंड बी बी। ठीक है, ये इनका बराबर है, तो इसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाता है, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। रॉल्स लॉ आप जानते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी। तो ये तो हो गया, रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है। अब अगर मैं बात करती हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एवरीवन, कि जो इसके अंदर नई इंट्रैक्शन बनी है ए बी, ये ज्यादा हो सकती है और कम हो सकती है, ज्यादा या कम हो सकती है देन ओल्डर इंट्रैक्शन। न्यू इंट्रैक्शन इट कुड बी मोर इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लेस। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इन द सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द प्योर कॉम्पोनेंट ए एंड ए बी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एवरीवन, रॉल्स लॉ क्या होता है, फॉलो नहीं होता। देखो, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, एक्स बी पी बी नॉट। क्लियर? सो यहां से क्या क्वेश्चन बनेगा, आपसे कंडीशंस पूछ सकते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, तो ये आपको देगा। आइडियल सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, तो ये आपको देगा। ठीक है, ओके। कंपैरिजन देखिए, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, इंट्रैक्शन की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में सेम होता है जैसा कि प्योर कंपोनेंट में होता है, किसके, आइडियल में। जबकि नॉन आइडियल में प्योर नहीं होता, सेम नहीं होता, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज एजियोट्रॉप। व्हाट इज एजियोट्रॉप? तो जब हम एजियोट्रॉप मिक्सचर की बात करते हैं तो होता क्या है एजियोट्रॉप, एवरीवन? The azeotrope is a mixture of two or more liquids whose properties cannot be separated by simple distillation। यानी कि ध्यान से देखिए, एक मिक्सचर है दो सॉल्यूशन ए और बी का, दो ए और बी दो कंपोनेंट हैं, दो लिक्विड है, इनको जब हमने मिक्स किया और हमें इन्हें सेपरेट करना है, अलग करना है, हम इनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। क्या होता है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। An azeotrope is formed when the liquid and vapor composition are the same। जब आप बॉईल करते हो एजियोट्रॉप मिक्सचर को, वेपर हैज द सेम प्रपोर्शन ऑफ द कंबाइनिंग। ठीक है, दिस नेम कम फ्रॉम द बॉइलिंग विदाउट चेंजिंग। व्हेन द एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन हैज बीन रीच्ड, डिस्टिलेशन कैन नॉट सेपरेट दीज टू लिक्विड्स। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप इनको बॉईल करना स्टार्ट करते हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि सपोज ये एक, इसको आप हीट दे रहे हो तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया 120 डिग्री सेल्सियस। अब इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा, आप इस पे पहुंच गया है। अब आप इसे कितना भी हीट दे लो, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब आप इसे सेपरेट नहीं कर पाते हो। अगर आपके मिक्सचर ऐसे हैं, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम, तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके, चलो, ओके एवरीवन। सो इतना ही आज की क्लास में, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोई भी डाउट हो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, इससे आगे सॉल्यूशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय एवरीवन, हैव ए गुड डे।